Hello everyone, my name is Amrit Kaur Pilania and I welcome you to School Z, India's first online school. आपको मैंने बता दिया था प्रीवियस वीडियो में आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, आर्कियोलॉजी क्या होती है, कितने टाइप के एविडेंसेस हमें मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि हिस्टोरियंस कौन होते हैं। हिस्टोरियंस होते हैं इतिहासकार। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ऐसे लोग जो पुरानी चीजों को स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस उन चीजों की वजह से जो इतिहास हमें समझ में आता है उससे एक स्टोरी डेवलप करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। समझे आप कि किस तरह से लोग रहते थे उस टाइम पे। अगर हमें किसी राजा का एविडेंस मिला है तो ये बताएंगे कि वो राजा रूल किया करता था। हिस्टोरियन ये पूरा इतिहास बिट बाय बिट जोड़कर आपको एक स्टोरी तैयार करके देते हैं। हिस्टोरियंस ही इन चीजों को कहते हैं, ये जो स्रोत जिनसे हमें अतीत के बारे में पता चलता है, हिस्टोरियंस ही उन चीजों को कहते हैं सोर्स। समझे आप? वन पास्ट और मेनी, एक एक अतीत नहीं है। आपकी किताब का नाम आवर पास्ट है, हमारे अतीत। हमारा अतीत नहीं, आवर पास्ट नहीं है, आवर पास्ट है, यानी प्लूरल में। ये जो देखिए एस है ना, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। क्यों? एक से ज्यादा इतिहास कैसे पढ़ रहे हैं हम, एक से ज्यादा अतीत कैसे पढ़ रहे हैं हम। एक जो राजा होगा मे बी उसका जीवन अलग होगा एज कंपेयर टू अ फार्मर। फार्मर का जीवन अलग होगा एज कंपेयर टू राइटर। कुछ भी मान लो, क्राफ्ट पर्सन मान लो, पॉटर मान लो, मटके बनाने वाला जो व्यक्ति होता है। तो इन सभी का जो जीवन है वो अपने अपने टाइम पे अलग हुआ है। ये अगर 5,000 साल पहले एक सोसाइटी में एक राजा था, एक किसान था, एक मटके बनाने वाला था, एक मछुआरा था, उन सबका जीवन अलग अलग रहा है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो हम एक इंसान का इतिहास पढ़कर, एक इंसान का अतीत पढ़कर बाकियों के अतीत का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए हमें बाकियों का अतीत पढ़ना भी आवश्यक है। ओके? For example, the lives of herders and farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons, and so on. Also, as is true even today, people followed different practices and customs in different parts of the world. For example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. आज के दिन भी जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं भारत के, वहां पे बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं। वो आदिवासी लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? वो लोग मछलियां हंट करते हैं, एनिमल्स हंट करते हैं, जंगल से कोई फूल पत्तियां फ्रूट सब्जियां इकट्ठा करके खाते हैं। लेकिन मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैक्सिमम लोग जो आज के दिन शहरों में रह रहे हैं, मान लीजिए मुंबई में कोई व्यक्ति रहता है, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करता है? वो मार्केट जाएगा, सुपरमार्केट जाएगा, एक मॉल में जाएगा, सारा ग्रोसरीज का सामान इकट्ठा करेगा। ठीक है? कोई भी उसको चीज चाहिए, सब्जियों से लेकर सब कुछ उसको पैक्ड मिलेगा, वो घर पे पैक्ड सामान लेकर आता है, उसे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से दोनों का आज के दिन प्रेजेंट अलग है। एक अलग जीवन जी रहा है वो व्यक्ति जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, मुंबई में रहता है। एक अलग जीवन जी रहा है वो व्यक्ति जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे रहता है, जंगल में रहता है, आदिवासियों में रहता है। इसी तरह से पुराने जमाने में भी लोगों का एक्सपीरियंस अलग रहा होगा। अगर हमें अतीत को अच्छे से समझना है तो हमें अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है, जो कि जनरली बहुत मुश्किल काम होता है। क्यों? आगे आप पढ़ोगे। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. राजाओं का तो हमें पता है, कौन से राजा ने कौन सी लड़ाई लड़ी, कौन से राजा ने कौन सी लड़ाई जीती, कौन सी लड़ाई वो हारा, किस लड़ाई में उसके फादर की डेथ हुई, किस लड़ाई में उसकी डेथ हुई, कब उसका बेटा राजा बना। इन सारी बातों का तो हमें पता है। लेकिन कब एक किसान की फसल खराब हुई, उस राजा के अंडर प्रजा में एक किसान है, उसकी फसल खराब हुई, इसका ज्ञान हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा अपना अतीत अच्छे से लिखवा कर गए हुए हैं। राजाओं के हमें एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन किसानों के अतीत के एविडेंसेस हमें नहीं मिलते। वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो अनपढ़ लोग थे जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो वो अपना अतीत कैसे लिख कर जाएंगे? यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आप एक व्यक्ति का इतिहास ढूंढ पा रहे हैं, दूसरों का हम इतिहास ढूंढ भी नहीं सकते।
Ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, herders did not keep record of what they did. वो जो कर रहे हैं उसका उन्होंने कभी रिकॉर्ड नहीं रखा, कहीं पे ये चीजें लिखकर नहीं रखी हैं. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much more that remains unknown. बहुत सारा ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं हिस्ट्री के जो शायद हम कभी खगोल नहीं पाएंगे, सिर्फ इसी एक लिमिटेशन की वजह से. अब तारीखों का क्या मतलब है, व्हाट टू डेट्स मीन, इस पूरे पैराग्राफ का मैं आपको एक सार बता देती हूँ. आज से 2021 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है. आप देखो, आप कैलेंडर देखो, क्या लिखा है कैलेंडर पे 2021. क्या उसका मतलब ये है कि धरती को शुरू होकर सिर्फ 2021 साल गुजरे हैं? नो, दैट इज नॉट द मीनिंग. देखिए, ये जो डेट्स हैं, तारीखें जो हैं, ये जो ईयर्स हैं, ये कब डिसाइड हुए थे? आज से 500-600 साल पहले. कहाँ? यूरोप में. यूरोप में उस टाइम पे कौन सा जो रिलीजन है, कौन सा धर्म पीक पे था? क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियंस ने सोचा कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा इंसिडेंट क्या है? वो बोले जीसस क्राइस्ट का जन्म. जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए वो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो उन्होंने क्या कहा कि जिस साल जीसस क्राइस्ट पैदा हुए हैं उसे पहला साल मान लो, या फिर 0 ईयर. आपकी कन्वीनियंस के लिए हम इसको 0 ईयर मान लेते हैं, ठीक है. जिस साल जीसस क्राइस्ट पैदा हुए उसको 0 ईयर मान के उसके बाद के, ये हमारी टाइमलाइन है, मान लो. ये 0 ईयर हो गया. इसके बाद के सभी सालों को, सभी ईयर्स को 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग स्टार्ट कर दो. और इस तरह से आज के दिन कौन सा साल चल रहा है? 2021. समझे आप? इन सभी ईयर्स के साथ जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के साल थे, इनके साथ एक टर्म ऐड कर दी इन्होंने, एडी. 1 AD 2 AD 3 AD, इसी तरीके से 2021 AD. एडी का क्या मतलब है? एडी का मतलब है एन्नो डोमिनी, which means लैटिन में इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड. क्योंकि क्रिश्चियंस का मानना था कि जब जीसस क्राइस्ट लोगों के मसीहा धरती पर आए, भगवान के दूत धरती पर आए, उसके बाद के सभी सालों पर भगवान की कृपा है. तो सभी ईयर्स जो हो गए वो भगवान के खुद के साल हो गए, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड. ये सभी जो 1 2 3 AD है, आज 2021वां साल है. दिस ईयर इज द ईयर जिसपे भगवान की कृपा है, क्योंकि ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के साल हैं. अब उससे पहले के ईयर्स का क्या? व्हाट अबाउट द ईयर्स बिफोर 0? जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के ईयर्स का क्या? वो ऑपोजिट चलते हैं, ऐसे 1 2 3 ऐसे करते करते कभी 2500 भी आएगा, कभी 4700 भी आएगा, कभी 10,000 भी आएगा, ठीक है, इस तरह से. लेकिन इन सभी ईयर्स के साथ जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के साल है, उनके साथ जो टर्म ऐड होती है वो है BC, या फिर बिफोर क्राइस्ट. BC बोले तो बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस के जन्म होने से पहले के साल, बिफोर क्राइस्ट. अगर मैं कहूं 3 BC, यानी अभी जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में 3 साल बाकी हैं. अगर मैं कहूं 2500 BC, यानी अभी जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में 2500 साल बाकी हैं. अगर मैं कहूं 4700 BC, ये वो साल है जब जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में 4700 साल बाकी हैं. समझे आप? चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो. 5000 BC, ये आज से कितने साल पहले का समय है? सोच के बताइएगा. कोई हरी नहीं है, इस वीडियो को पॉज कर लो ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए. 5000 BC का क्या मतलब है बेटा? 5000 BC का मतलब है कि अभी जीसस क्राइस्ट को, इस साल में जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में 5000 साल बाकी हैं. लेकिन प्रेजेंटली 2021 चल रहे हैं, यानी जीसस क्राइस्ट को जन्म लिए हुए 2021 साल तो गुजर भी चुके हैं. तो 5000 साल उनके जन्म से पहले के और 2021 साल उनके जन्म के बाद के, इनको ऐड कर दो, ये आ गया 7021 साल. जब मैं 5000 BC कहती हूँ तो वो एक्चुअली 7021 साल पुराना समय है. समझे आप?
इस तरह से पूरे साल जो ईयर्स हैं, जो टाइमलाइन है, वो मैनेज की जाती हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आई होप आई हैव मेड इट प्रिटी क्लियर। बीसी का मतलब क्या है, एडी का मतलब क्या है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एडी यानी एनो डोमिनी, इसके लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, कॉमन एरा, सीई। क्या है ये? कॉमन एरा। ओके। एंड जो बीसी थी, एडी के साथ साथ बीसी था ना, बीसी के लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं जो कि है बीसीई, यानी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीई कॉमन एरा। सो ये टर्म्स नहीं भूलनी है। कई बार आज से पहले की चीजों के लिए हम एक और टर्म का इस्तेमाल करते हैं जो कि है बीपी, जिसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट। ओके, ये हो गया आपका। अब देखिए, रोसेटा जो एक टाउन है इजिप्ट में, वहां पे 3 हमें लैंग्वेजेस में एक इंस्क्रिप्शन मिला, यानी एक पत्थर है बड़ा सा, उस पे 3 अलग अलग भाषाओं में सेम चीज लिखी हुई है। यहाँ पे ग्रीक में, यहाँ पे एक इजिप्शियन लैंग्वेज में, यहाँ पे दूसरी एक इजिप्शियन लैंग्वेज में सेम बात लिखी हुई है। हमें जब जैसे ये इंस्क्रिप्शन मिला, हमें ग्रीक तो समझ में आ गई, लेकिन इजिप्शियन लैंग्वेज 1 और इजिप्शियन लैंग्वेज 2 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये आज से 5000 साल पहले का इंस्क्रिप्शन था। तो हमने क्या किया, हमने ग्रीक भाषा में जो लिखा हुआ था उसको टैली करके इस भाषा को समझने का प्रयास किया, एंड उसको टैली करके इस भाषा को भी समझने का प्रयास किया, जिसकी वजह से हमें समझ में आया कि इस भाषा में ये जो इजिप्शियन लैंग्वेजेस हैं, इनमें एल के लिए, ल के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, ओ के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, टी के लिए ये सेमी सर्कल यूज हो रहा है, पी के लिए ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये यूज होता है। इस तरीके से हमने उस लैंग्वेज को डिकोड करने का प्रयास किया। क्या किया हमने? डिकोड करने का प्रयास किया। डिकोड करने की ये जो प्रोसीजर है, इसी को कहते हैं क्या? डिसाइफरमेंट। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड डिसाइफरमेंट। ट्रांसलेशन नहीं है ये डिसाइफरमेंट है। ट्रांसलेशन का क्या मतलब है कि आपको 2 भाषाएं आती हैं, इंग्लिश और हिंदी मान लीजिए। आपने एक चीज इंग्लिश में लिख दी, वही चीज आपने हिंदी में लिख दी, कोई फर्क नहीं है इसमें, दोनों भाषाओं का ज्ञान है आपको। यू नो बोथ द लैंग्वेजेस, तो आपके लिए ट्रांसलेशन इजी है, कन्वर्शन ऑफ वर्ड्स इजी है। इस चीज को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। लेकिन पुरानी कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो आज के दिन लुप्त हो चुकी हैं, जिनका हमें अब ज्ञान नहीं है, तो हम उन्हें डिकोड करते हैं, उनके सिंबल्स को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा सिंबल कौन सी आवाज के लिए सिनोनिमस है, कौन सी साउंड के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया है। इस चीज को समझने की प्रोसेस को कहते हैं डिसाइफरमेंट। आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी मच क्लियर। यू आर प्रिटी मच in clarity right now. You have understood the concepts. This was all in this chapter. ये लास्ट पार्ट था इस चैप्टर की वीडियो का। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। इसके बाद आप अपना होमवर्क जरूर करना, यू विल फाइंड इट ऑन योर डैशबोर्ड। फॉर नाउ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।